गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे वॉइस से आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं और आप अपना हाल-चाल, दिलों का हाल बयाँ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी-जल्दी आ जाइए, सुनिए स्टोरी को, बताइए कि कैसा लगा आप सबको। तो स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है, आपने सुना ही था कि मुकद्दर का सिकंदर। आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही है या जो भी है, आप अपना दिल एक हाल बयाँ करें और बताएं हमें कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और पता है काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट ठीक है, कर तो रहे हैं। आप अब सुनिए और बताइए। प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, आप सबको याद भी नहीं होगा कि स्टोरी में आगे हुआ क्या था। मतलब पिछला क्या हुआ था, आगे तो मैं बताऊंगी ना। तो चलिए आप सबको बताते हैं आगे क्या हुआ था। पिछला सुन लीजिएगा या मैं बता ही देती हूँ। पिछले में ये हुआ था कि हमारी जो कंगना होती हैं उन्होंने साइन करवा लिया होता है और साइन करवाने के बाद वो आगे बढ़ चुकी होती हैं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। सनी से झूठ सच क्या बोला क्या नहीं बोला उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनको जो याद है वो उन्हीं को पता है और वो क्या करेंगे अब सनी के साथ, सनी के परिवार वालों के साथ, अब तो वो कंगना ही जानती हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से सुन रहे होंगे, सुना रहे होंगे एक दूसरे को। और हाँ, यदि आपका मन हो तो आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सानिया होती है वो कंगना को काफ़ी शुक्रिया अदा कर रही होती है। चलिए आगे बताते हैं आगे होता क्या है। जब वो उनके रूम में गई होती है, उनको कंफर्टेबल करके बैठाती है और उनका लैपटॉप उनको देती हैं। जब उनका लैपटॉप देती है उनको और कहती हैं, जब सानिया बोलती है, थैंक यू कंगना, तुम मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह आई हो और मेरी ज़िंदगी को तुमने बहुत अच्छे तरीके से संवारा है। मैं कुछ गलत फहमियों के शिकार हो चुकी हूँ थी और तुमने अब आके मुझे इस तरह से जो संभाला है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कंगना कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें थैंक यू सॉरी बहुत बार बोलना पड़ेगा, अभी तो बस शुरुआत है। उनके चेहरे पे अजीब सा भाव भर आता है। जो कंगना होती हैं उनके चेहरे पे जो एक गुस्सा, रहम और होता ना कि एक साथ सारे भाव उनके चेहरे पे उभर रहे होते हैं। वो भाव क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंगना ही जानती हैं। उनको उनका खाना देती हैं और उन सब में बातें होती हैं, थोड़ी बहुत मुलाकातें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। मनीषा जो होती है इधर अपने मंसूबों में अपनी चीज़ों को शामिल किए जा रही होती है। उनको बस एक सबूत की ज़रूरत होती है मनीषा को। वो सारा सच सबके सामने लेके आएँ, बस इस बात का वो इंतज़ार कर रही होती हैं। अब वो कैसे होगा? कौन करेगा? मनीषा ने उनके पीछे आदमी लगा रखे होते हैं कि कोई तो सबूत मिले, कुछ तो मिले। इधर कविता जो होती है उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुँचते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख के वो हैरान रह जाती है। जब वो हैरान रहती है तो वो कहती है कि ये क्या और ये क्यों? करना क्या चाहती है कंगना ये? उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है? फिर कहते हैं कि खैर मैं फ़ोन करके ही पूछ लेती हूँ। कविता फ़ोन करती है। कविता फ़ोन करती है, कंगना का फ़ोन रिंग होता है। जब रिंग बजता है तो कंगना फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है, हेलो,
ये तू करना क्या चाहती है कंगना? तो कहती है कि क्या करना चाहती हूँ? जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको देखो और आगे का प्रोसीजर बढ़ाओ। तो कहती है कि मुझे पता है, बट ये तुम सच में तो करना चाहती है? कहती है कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ, मैंने इसीलिए तुझे भेजा है। और अगर तू किसी से बताना चाहती है या तू किसी से कुछ कहना चाहती है तो बेशक तू कह सकती है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तो कहती है कि तू ये जो कर रही है सोच समझ के कर रही है? तो कहती है कि हाँ, मैंने जो सोचा है मैं वो करके रहूंगी, इसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा करना। तो कहती है हो जाने दे, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है, मेरे पास कुछ है नहीं तबाह होने के लिए, मगर शानिया के पास बहुत कुछ है खोने के लिए। उसके दिलों में जो सबके लिए प्यार है ना, अब वो अपना असली मंसूबा धीरे धीरे सबके सामने रख रही होती है। जो शानिया ने बहुत वक्त से कमाया होता है, बहुत कुछ कमाया होता है अपने लाइफ में, अच्छे बुरे हर इंसान को देखा होता है, मगर उसकी जो इंसानियत, उसका प्यार, उसकी रहमदिली कहीं न कहीं अब कंगना पे भारी नहीं, मगर उस पे ज़्यादा भी नहीं हो रहा होता है। शायद शानिया का मोहब्बत ही ऐसा होता है कि कंगना का मंसूबा वो देख नहीं पा रही होती है। ये बात जब वो सीढ़ियों पे आते हुए कर रही होती है, तो मनीषा बॉल के पीछे छुप के ये बातें सुन रही होती है। वो नीचे धीरे-धीरे आ जाती है और कहती है कि चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। जो कागज़ भिजवाया है, उस कागज़ का आगे का प्रोसीजर तू बढ़ा दे, बाकी मैं देख लूँगी। कविता कहती है कि सुन तो ले, प्लीज़ कंगना सुन। फ़ोन रख देती है और वो चली जाती है किचन में। किचन में जाते से ही वहाँ पे सानिया की मॉम खड़ी मिलती हैं। जो ये मॉम खड़ी मिलती हैं तो कहती हैं कि मॉम आप यहाँ? तो कहती है कि हाँ, मैं सोच रही थी सानिया के लिए कुछ बना दूँ। और अंश अंश भी है ना, और अंशु भी है, तो तीनों बच्चों के लिए कुछ उनके मनपसंद का बना दूँ, क्योंकि घर में काफ़ी तनाव चल रहा है, तो उन लोगों के लिए कुछ हुआ ही नहीं। और अंश तो अब बात भी नहीं करता, शायद इस चीज़ से वो मान जाए, उम्मीद यही करते हैं। तब तक सीमा जी आ जाती हैं और कहती हैं कि कैसे मान जाएगा दीदी, उसकी खुशी, उसका दुख, जिस बहन ने ये उसके आंखों में आंसू नहीं आने दिया, उसके दुख की वजह खुद वो है। तो कहती कि सीमा कैसी बात कर रही हो, सामने ने जो किया वो हालात कुछ दूसरे थे। तो कहती कि दीदी आपको भी पता है, सान्या ने जो भी किया वो सब कुछ जानबूझ के किया। कहती कि सीमा, तो वहां से सीमा जो होती हैं, उनकी देवरानी जो होती है वो चली जाती हैं। वो परेशान हो उठती हैं, जो सान्या की मॉम होती है वो परेशान हो उठती हैं। कंगना बोलती है कि माँ आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं कि उम्मीद भगवान जी से मेरी प्रार्थना और तुमसे यही है कि जल्दी से जल्दी हमारे घर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और सब कुछ लौट आए, फिर से वापस पहले जैसा हो जाए। तो कहती कि होगी माँ, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। और ये कह के उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है। अचानक से ये कंगना को हुआ क्या होता है, एकदम से नरम दिल से ये अचानक से इसके चेहरे के भाव क्यों बदलने लगे होते हैं। जहाँ पे वो सबके चेहरों पे खुशी देखना चाहती है, हर किसी को खुश देखना चाहती है, अचानक से उसके चेहरे पे ऐसे भाव उभर क्यों रहे होते हैं, अचानक से बदला क्यों लेना चाह रही होती है। माना बहुत सारे सवाल होंगे आप सबके दिलों में, बट आपको ये स्टोरी सुनते सुनते पता चलेगा कि आखिर जानी दुश्मन बना कौन, दुश्मनी हुई कैसे। इधर शानिया जो होती है काफी शांत, अपने काम को खत्म करके अपना लैपटॉप उठाती है और साइड में रखती है, और वो
अपने पैर को थोड़ा-सा सँभालते हुए, सर को नीचे लाते हुए, कंबल को ऊपर खींचते हुए लेटती हैं। इधर फिर शाम के खाने की सारी तैयारियाँ मतलब हो चुका होता है, सब लोग खा चुके होते हैं, सब कुछ रिप्लेस हो चुका होता है और अब सुबह की इंतज़ार में कंगना को ना नींद आ रही होती है, ना ही चैन आ रहा होता है। यहाँ पे हॉल में कोई होता नहीं है, अकेले जो कंगना होती है वो बैठी होती है। कंगना सोच रही होती है, क्या, कैसे और क्यों करना है। मनीषा आती है, क्या हुआ देवरानी जी क्या हुआ जेठानी जी? लगता है कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में हैं आप। कुछ छीनने का, कुछ तोड़ने का इरादा तो नहीं है? तब तक कंगना संभल के खड़ी होती है और उसके पास 2 कदम अपना बढ़ाते हुए आती है। देवरानी जी, इतनी भी चिंता ना करें आप। अगर आपने अपनी चिंता करना छोड़ दी, तो ये ना हो कि आपकी चिंता कोई ना करे। इसलिए पहले चिंता आप अपना कीजिए और मैं अपना चिंता बहुत अच्छे से जता लूँगी। और रही बात तोड़ने और मरोड़ने की, तो मैं एक वकील हूँ, प्रोफ़ेशन से जानती हैं, बहुत अच्छे से आता है मुझे। क्या छीनना है और क्या बदलना है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। मेरी फ़ितरत ही वही है। और ये बोल के उसके वो कंधे से अपने हाथों से साइड हटाती है और वो आगे की तरफ चली जाती है। जब वो जा रही होती है ना, तो साफ-साफ उसके हाव-भाव में, उसके बॉडी पोस्चर्स में सारी चीज़ें दिख रही होती हैं कि आखिर करना क्या चाह रही है ये। मनीषा बस उसके मंसूबों तक पहुँचना चाहती है। कहती है कि जेठानी जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। पक्का तुम्हारे दिमाग में कुछ तो पक रहा है, पर क्या? एक बार मेरे हाथों में सबूत आ जाने दो। तुम्हारे पैर और तुम्हारे पर दोनों में ऐसे कतरूँगी कि तुम खुद को अपाहिज महसूस करोगी। ऐसे वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है, देखती है कि शानिया सो चुकी है। इधर मनीषा भी अपने कमरे में दाखिल होती है और उसको देखती है अंश को कि वो भी सो चुका है। वो अपना फ़ोन उठाती है और एक कॉल लगाती है। कहती है, हेलो, तुमसे मैंने कहा था ना, जल्दी से जल्दी इस जड़ को उखाड़ फेंको और ये सबूत कब तक तुम पहुंचा रहे हो मुझ तक? अगर मुझे नहीं मिला तो समझ लेना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे कल तक चाहिए, प्रूफ के साथ। जल्दी करो काम। जितनी जल्दी काम होगा उतना मुंह मांगा कीमत मिलेगा। जब ये बोल के फोन रखती है तो अंश उसके तेज आवाज से जग जाता है। अंश बोलता है कि किससे बात कर रही थी? वो अचानक से अंश की आवाज सुन के डर जाती है मनीषा और टर्न होती है। कहती कि अंश कुछ नहीं, अ, मैं बस कुछ बात कर रही थी, कुछ चीज़ें थी, उसको मैं शॉर्ट करना चाहती थी। थोड़ी सी बातें कुछ पर्सनल था इसलिए। तो कहते हैं कि ठीक है, सो जाओ। वो बोल के सो जाता है। इधर अंशु जो होती है उसको अलग ही नशा चढ़ रहा होता है। एक अलग सी ही खुमारी चढ़ रही होती है। उसको नींद नहीं आ रहा होता है तो वो बाहर टेरेस पे टहल रही होती है। जो शानिया होती है वो तो आराम से सुकून के साथ सो चुकी होती है और ये देख के कंगना अपना वार्डरोब खोलती है, वहाँ से कपड़े निकालती है और जो कपड़े पहने हुई होती है वो चेंज करती है। वो नाइटी पहनती है और
नाइटी पहन के बालकनी तक खड़ी होती है। वो देखती है कि टेरेस पे अंशु टहल रही है। तो कहती इतनी रात को अंशु टेरेस पे क्या कर रही है? वो फिर दरवाजे को लगाती है और फिर जाती है टेरेस पे। टेरेस पे जब जाती है तो कहती है कि अंशु यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है कि भाभी आप यहाँ? तो कहती है कि हाँ मैं, क्यों, मुझे नहीं आना था क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं, आप क्यों नहीं आना था, बिल्कुल आना था, मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मगर मुझे लगा कि मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं खुश हूँ और मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो कहती कि ठीक है फिर बताओ, हाँ इतनी रात गए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही थोड़ा सा सफिकेशन हो रहा था रूम में तो मैं टहलने आ गई। तो कहती हैं कि ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो अंशु, और तुमको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आके बोल सकती हो। मैं इस बात के लिए कभी, या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम में देख नहीं सकती। तो कहती कि जी भाभी, और हाँ अगर तुम्हें लगे कि हाँ आप भाभी पे विश्वास और है तो बता सकते हैं तो बता देना, ठीक है, चलो गुड नाइट। वो बोल के चली जाती है। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसमें जो फ्लो है नहीं आया होगा, या मैं पूरे अच्छे से स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं की कर पाई होंगी, तो थोड़ा सा यार टाइम दे देना। मैं सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट, या जहाँ से पॉइंट छूट जाए आप मेरे को रियलाइज़ करा सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसलिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है, सब लोगों ने इतना पेशेंस बना के रखा और इंतज़ार किया, तो मुझे थोड़ा ही मतलब दया आ गया, और मैंने फिर से स्टोरी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रही थी, या मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, जब मैं पूछती हूँ कि कोई चीज़ रह गई है या कुछ रह गया है, तो कोई नहीं बोलता है। बट वही चीज़ एक वक्त बीत जाता है उसके बाद बोलता है, तो मूड कैसा है, दिन कैसा है, सिचुएशंस कैसी हैं, उस वक्त वो चीज़ सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बेहतर से बेहतर स्टोरी को डिस्क्राइब करने का, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। यार मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, ये थोड़े बहुत शौक की वजह से मैं ये स्टोरी सुनाना स्टार्ट की थी, बस, और कुछ नहीं। बट अभी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी सी हेल्थ इशू मुझे रह रहा है, तो इसलिए थोड़े वॉइस में भी आपको चेंजेस महसूस होंगे, बट फिलहाल एडजस्ट करना बनता है। और बस यही बात है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। अंशु को वो बोल के चली जाती है अपने कमरे में, और दरवाज़ा लगाती है। दरवाज़ा लगाने के बाद वो बड़े ध्यान से शाने को देखते हुए अपने कदम बढ़ा रही होती है। शाने के साइड खड़े होके बोलती है कि तुम जितने आराम से सो रही हो शान्या, उतने ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी के चैन, सुकून, आराम सब छिन जाएगा। मैं तुम्हारे पास से हर वो चीज छीन लूंगी शान्या जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा ये सुकून मुझे सहन नहीं हो रहा है। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे जिंदगी में एक एंजल की तरह आई हूँ, और तुम ही अपने मुंह से कहोगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक डेविल की तरह हूँ। और वो एक बेहद ही खतरनाक मुस्कान देती है, और जाके साइड में अपना बिस्तर लगाती है और लेट जाती है। उन दोनों के बीच ना एक अलग सी खामोशी होती है। वो दोनों बेहद करीब होते हैं एक दूसरे के, मगर बहुत ही ज्यादा खामोशी सी होती है।
एक दूरी जो बिना कहे होती है, बिना धागे के, बिना फाउंडेशन के होती है। खैर, सान्या उसके मंसूबों से अनजान, और उसको एक बात की खुशी होती है कि सान्या उसके लाइफ में कंगना उसके लाइफ में सॉरी सान्या के लाइफ में कंगना है, और कंगना कुछ गलत नहीं होने देगी। ये विश्वास, ये भरोसा सान्या को हो चुका होता है। अब सान्या बेसुकून से सो रही होती है। जहाँ फर्श पे उसने बिस्तर लगाया होता है, उधर से सान्या का फेस एकदम साफ देख पा रही होती है कंगना, और उसको देखते हुए सो जाती है। जैसे सोती है, उसकी आंखें बंद होती हैं, और वैसे ही सान्या की आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही सान्या की आंखें खुलती हैं, जब सनी अपनी आंखें खुलता है, मतलब खोलती है, तो कहती हैं कि ये किस बारे में बात कर रही थी कंगना, किसका चैन और सुकून छीनना है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। वो तुरंत अपना फोन उठाती है और एक लोग को मैसेज करती है। एज ऑलवेज उसका प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको वो कॉल करती है। जब वो कॉल करती है तो वो सोचती है कि आवाज़ कहीं इस तक ना पहुंच जाए। फिर से वो बाहर जाती है और कहती है कि डेविड, मैंने तुमको एक काम दिया है, एक फ़ोटो भेज रही हूँ। मैंने हालांकि पता कराया था, बट मुझे ना उस पे भरोसा नहीं हो रहा है। क्या तुम एक बार इसका बैकग्राउंड चेक करोगे? तो कहता है कि मैम, आप सिर्फ ऑर्डर करिए, आपको इस तरह से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी बातें सराखों पे। कहती है ठीक है। वो एक फ़ोटो कंगना का भेजती है, नाम पता भेज के कहते कि इस तो कहते कि मैम ये तो, कहती है कि बस इसके आगे कुछ नहीं, तुमको इसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे अभी के अभी चाहिए। तो कहते कि हाँ मैम, मैं आधे घंटे में देता हूँ। उसके पैर से ना जो दर्द हो रहा होता है, जो ब्लड बह रहा होता है, उसको उस वक्त वो चीज़ें एहसास नहीं हो रहा होता है। उसको उसके पैर में जो अभी जो भरना स्टार्ट हुआ होता है, जो जख्म लगा होता है, उस पैर को खींचते हुए वो बाहर बालकनी की तरफ तो आ चुकी होती है, मगर उसके पैर से ब्लड बह जा रहा होता है। उस दर्द का उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। उसके दिमाग में अचानक से ये शक आ चुका होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं सान्या गलत उसमें फंस तो नहीं गई। तो बस कंगना को बस सेव करना चाहती है सान्या। अब वो देखते हैं कैसे सेव करती हैं, क्या सेव करती हैं, और क्या उनको पता चलता है।